LIC हर पल आपके साथ। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में यही कोशिश रहती है कि आप तक हम भरपूर जानकारी पहुंचाएं। आज भी हमने हमारे प्रोग्राम में जो टॉपिक चुना है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम बात करेंगे कि क्या जरूरत पड़ी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पूरा मॉनिटर करने की, और कैसे इस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी फैक्ट्रीज से, घरों से, हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी कि एक कानून के दायरे के अंदर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसका आगे डिस्पोज किया जाएगा, क्यों पड़ी ऐसी जरूरत, और क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स दिए गए हैं इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान जज साहब हैं वो हैं सुशील सिंह जी, जो कि सब जज सेक्रेटरी डालसा पुलवामा में तैनात हैं एज सेक्रेटरी डालसा। जैसा आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, और जैसे कि हमने जैसा शुरुआत में ही कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम बात करेंगे कि क्या है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कैसे इस चीज पे एक फुल फ्लेज्ड कानून बनाया गया। जी गजाला मैडम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया, जिससे ये आवाम को पता चल सके कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आजकल सबसे ज्यादा हैजर्ड्स जो यहाँ पे जो नजर आ रहा है हमारी स्टेट में, तो उसके लिए इसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं। मैं इससे सबसे पहले ये बताऊंगा कि सॉलिड वेस्ट है क्या चीज। जी हम बात तो कर रहे हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट से पहले सॉलिड वेस्ट क्या है। जी सॉलिड वेस्ट हम डोमेस्टिक से शुरू करते हैं, अपने घरों से। जी ऐसी चीजें जो अब हमें लगती है कि हमारे यूज की नहीं रही, जी ये वेस्ट हो चुकी हैं, इससे हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, अपने घर से निकालना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। जी तो उसको घरों वाला जो हम कहते हैं घर से निकला, वो डोमेस्टिक में से सॉलिड वेस्ट, जैसे खाने की कुछ आइटमें बच गया है, खराब हो गया, सब्जियां खराब हो गई हैं, प्लास्टिक की चीजें खराब, कागज, कोई अखबारें पढ़ ली हैं, अब उसके बाद हमें लग नहीं रहा कि ये हमारे कहीं यूज में आएंगी। कोई गार्डनिंग कर ली, गार्डनिंग में पत्ते वगैरह या कहीं पे फूल, ये प्लांट्स काट दिए। बिल्कुल, तो ये हमें सॉलिड, इसको मैनेजमेंट के लिए जो सॉलिड वेस्ट तो निकला घरों से, जी इसे हम डोमेस्टिक बोलते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज में भी जब कोई सामान बनता है, खराब होता है या यूज का नहीं रहता है, तो फैक्ट्रीज में भी ये बाहर निकाला जाता है। जी तो एक सोर्स वो रहता है। इसी तरह एग्रो में, एग्रीकल्चर के भी जब एक्टिविटीज करते हैं, वहां से भी वेस्ट निकलता है, चाहे जानवरों की तरफ से आप मान लीजिए, चाहे आप खेतों में से निकले, तो ये सारी चीजें जब वेस्ट के तौर पे बाहर निकलती हैं तो एनवायरनमेंट खराब करती हैं। जी एनवायरनमेंट में हमें जब ह्यूमन बींग्स को या सभी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। जी एक हमारा हक बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा, उससे क्या है कि सोसाइटी में मॉरल हाई रहना चाहिए। जी उनको ये रहना चाहिए कि आगे पीछे सफाई है। जी खाली ये सोसाइटी में है, इवन हमें धार्मिक तरीके से भी अगर हम माने तो हमें धर्म भी यही सिखाते हैं सारे कि भाई अपने आगे पीछे सारे साफ सफाई रखिए। जी अब ये उस चीज को मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब अगर हम एक ही जगह इकट्ठा करना शुरू करेंगे या कहीं ढेर लगाना शुरू करेंगे, तो उसके साथ वहां पे बहुत सी मक्खियां, कीड़े मकोड़े, बीमारियां, उसके साथ जुड़े चूहे अगर होंगे तो स्नेक्स आएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है ये, फिर इनके जरिए जो फैलती है बीमारियां, अब ये फैलती है या तो हवा के जरिए, या पानी जो कंटामिनेटेड हो जाता है, वाटर सोर्सेज है उनमें मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, या आगे पीछे जो इन्वायरमेंट है वो ये मूव करना शुरू कर देती है बीमारियां। तो इससे हेल्थ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ की तो होती है, पोल्यूशन का से इंक्रीज हो जाता है। जी तो इन चीजों को मैनेजमेंट है जो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने घरों से स्टार्ट करनी चाहिए। जी कि सबसे पहले क्या है कि हमें ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसे कहते हैं कि जी खत्म हो जाता है आस्ते आस्ते, इन ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है
जी, या हैजार्डस है जो खत्म नहीं हो सकता, इसको अलग अलग तरीके हैं। तो उसके लिए हम घरों में ही जब इसको कलेक्शन करते हैं या स्टोरेज करते हैं तो घरों में ही हम टिन लगाते हैं। पहले इस बार तो म्युनिसिपैलिटी काफी रोल अदा कर रही है इसमें। तो वो टिन्स बताए जाते हैं कि किसमें गीला कचरा डालना है, किसमें सूखा कचरा डालना है, वो किसमें ऐसा कचरा जिसे हम कई बार ई वेस्ट भी कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती हम लोगों से, तो हम उससे वो अलग से एक डस्टबिन दिया गया है ब्लैक कलर का, जिसको सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग करना, कूड़े करकट जो भी वेस्टेज है इसको अलग अलग करना, 3 स्टेप्स में किया जाता है। में इसको अलग अलग से करना। जैसा अब इस पे हम आगे और भी बात करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि इससे कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है, हम थोड़ा सा चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए आप जो रिस्क इससे एसोसिएटेड है उसकी थोड़ी वजाहत करें आप। जी, सबसे पहले तो मैम ये मेडिकल आपका वेस्ट है। अभी कोरोना गया तो कोरोना के दौरान आपने देखा ही है कितना ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स आए, उसके बाद उनका यूजेज। ये मेडिकल जो वेस्ट है ये बड़ा बाद में हमें परेशान करता है कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। इसको खुले में अगर फेंका जाए तो आगे और इन्फेक्शन फैलती हैं। तो सबसे ज्यादा तो यही इसी को मैनेज करना है रहना। उसके साथ साथ फिर कुछ इनऑर्गेनिक जो काम नहीं, जो खत्म नहीं होते, जो डिस्पोज ऑफ नहीं होते, पड़े रहते हैं, मतलब जिसको हम खुद डिस्पोज ऑफ नहीं कर सके और फिर आगे इसके लिए एजेंसीज हैं। क्योंकि पहले ही अगर हम सेग्रीगेट करते हैं और वो आकर इसको कलेक्ट करके ले जाते हैं और फिर वो आगे कर सके। इसी तरह से कुछ हैजर्ड्स हैं जो जैसे घर में बैटरी लगी है, आपने इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं, उनके साथ बैटरीज है, एसिड है, उसके साथ ऑयल है, टायर्स हैं जी, जो ये कहाँ आप डिस्पोज खुद कर पाते हैं। तो ये हैजर्ड्स हैं। अब ये अगर घरों में पड़े रहेंगे तो पानी इकट्ठा हो जाता है टायरों में। आपने सुना भी होगा कई प्रोग्राम से हम बताते भी हैं, कूलर्स वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होने दो, टायरों में पानी इकट्ठा नहीं होने दो, वहीं से मस्कीटोस चलते हैं, फिर आगे मलेरिया फैलता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है आम लोगों के नॉलेज में लाई जाती हैं और कोशिश की जाती है वो इनको समझे और इनको सेग्रीगेट करके हवाले करें म्युनिसिपैलिटी के, या खुद भी अगर वो करना चाहें तो उसके भी तरीके बताए ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या है सोर्सेज और क्या टाइप्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। सर इसके सोर्स तो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक्स तो है, मार्केट्स है, मार्केट्स में आप स्लॉटर हाउस है, जो फूड आइटम्स जहां बिकती हैं, खाना खाया जाता है, वहां से मेडिकल का फिर वही बताया, मेडिकल्स हैं, रेहड़ी वाले हैं जो बाजारों में रेहड़ी वाले हैं वहां से, जहां फूड पैक्ड होता है, या आप मान लीजिए एजेंसी है कहीं बहुत से लोग काम कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ ना कुछ खाने की पैकिंग या और जो चीजें हैं जो वेस्ट उनके लिए होती है वो वहां से जनरेट होती है। सर हम अक्सर देखते हैं कि जो भी ये एजेंसीज है डिफरेंट, जैसे मार्केट में स्लॉटर हाउसेज हैं, होटल्स हैं, तो सर क्या ये चेक एंड बैलेंस है कहीं, मतलब ये सारा कुछ देखा जाता है, इनको बाकायदा चेक किया जाता है कि वाकई में क्या ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वाकई में ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं? जी मैम, ये बताएं, इसी के लिए तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं। जी सर, 2016 से, उसके बाद 2019 में तो पूरी स्टेट ने, तकरीबन सभी स्टेट्स ने, हमारी पर्टिकुलर जे&के के जब स्टेट थी, अभी तो यूटी है, तो इसने अडॉप्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। इसमें उसमें पिनल एक्शन भी रखा हुआ है कि जो इसको फॉलो नहीं करता है तो क्या पेनल्टी रहेगी और कैसे उसको मैनेज करना है ये भी बताया गया है उसमें। तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इवन हमारे जो एनजीओज हैं कुछ वो भी इसमें पार्ट लेते हैं हमारे साथ, डलसा तो है ही तो इसके अलावा इनको पूरा ये समझाया जाता है और इनके लिए आयद है इनके ऊपर कि ये चीजें आपने सॉलिड वेस्ट की लगाने हैं, अपने यहाँ पे प्लांट्स लगाने हैं। होटलियर्स के लिए तो स्पेशल है। इवन आपने सुना होगा कश्मीर में गुलमर्ग में भी एक बार इंस्ट्रक्शंस गई थी कि जितना आपका वेस्ट आ रहा है आप उसको मैनेज करिए। अभी रिसेंटली उसके बाद डल में आप देखिए जी, आपकी कुछ बुल्लर लेक है पीछे, वहाँ सारी रेगुलर हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पे पूरी एक्शन लेता है, म्युनिसिपैलिटी भी इसमें पूरा कर रही है जी, कानून बने हुए हैं उसको लागू करवा रहे हैं। थोड़ा हर चीज का थोड़ा समय लगता है मैम जी, अवेयरनेस आते हुए, अवेयरनेस के बाद पीनल एक्शन, ये सारी चीजों का टाइम पे टाइम चल रहा है। सर इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी भी शख्स ने कहीं पे देखा कि ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है कहीं, या तो डालसा में या फिर आगे जी मैम, इसके लिए इन्होंने म्युनिसिपल जो हमारी ये म्युनिसिपैलिटी जो इसके साथ ज्यादातर डील करती है, ये वहाँ के नंबर्स डिस्प्ले पे रहते हैं जी, उनके पास तो कर ही सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है। इवन हमारे डलसा हमारे पास करे एज ए सेक्रेटरी, एज ए चेयरमैन, हमारे जो वहाँ पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं उनके पास सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है जी, उसके बाद सारी कार्रवाई जो है वो डलसा खुद उसको टेकअप करती है उनके साथ जी, और एक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है, एक्शन होता है। हमारे पास तो वॉलंटियर्स हैं काफी
जी। तो ये तो जगह जगहों पे जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं, अपनी तहसील लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो रहते ही हैं। तो ये सारे वहाँ पे इवन किसी आप हमारे पीएलबी को भी अप्रोच करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे तक बात और म्यूनसिपल तक बात पहुँचती है जी। और एक्शन जरूर होता है। जो मैं जहाँ पे देखता हूँ कि जब से हम जहाँ पे ज्वाइन किया मैंने देखा है कि काफ़ी इसका इफेक्ट रहा है। जी सर, कैसे डलसा काम करता है इन एजेंसीज के साथ जो पूरा ये मॉनिटर करती हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हमारा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है? जी, इसके लिए पहले हम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास 35 से 40 तक लीगल वॉलंटियर्स हैं। जी सर। कानूनी तो वो चलो हम लोगों की मदद करते हैं, इसमें हमने पहले अपना वर्कशॉप लगाते हैं, जैसे आज आपने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया, इसी तरह का अवेयरनेस के लिए हम उनको तैयार करते हैं, उनको बताए जाते हैं इस तरह से मैनेजमेंट करनी है, सेग्रीगेशन बताया जाता है, फिर डिस्पोजल के बताया जाता है, ये लोगों को अवेयर करें। लेकिन ये अवेयरनेस कहाँ से ज़्यादा, जो मेरी हिसाब से तो अवेयरनेस सबसे पहले हम स्कूलों से स्टार्ट करते हैं। जी सर। क्योंकि जो बच्चे स्कूल में देखते हैं, जब समझाया जाता है, जब स्किट या कोई किसी तरीके से लेक्चर से उन्हें बताया जाता है, तो घर जाके वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने घर वालों को समझाने की कोशिश समझाते हैं कि नहीं। इवन मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताऊं, हमारे बच्चे जब हमारे साथ गाड़ी में कहीं सफर करते हैं तो कुछ खाने की चीज तो वो बाहर नहीं फेंकने देते हैं, कहते हैं इसको कहीं साथ ही गाड़ी में ही कहीं एक लिफाफा लगाइए, उसमें डाल दीजिए। तो बच्चों का मैं इफेक्ट बता रहा हूं उनकी। सबसे पहले जो है हम बच्चों में अवेयरनेस लाते हैं स्कूलों में, उसके बाद फिर हम जो पब्लिक प्लेसेस पे है, जैसे पंचायत घर हैं या इनके हमारे बीडीओज बीएमओज के ऑफिस हैं, वहाँ पे भी हम उनके गवर्नमेंट ऑफिस के साथ मिलकर ये लगाए रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। जी सर, क्या कुछ स्टेप्स और की कंपोनेंट्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के? सबसे तो पहले मैम ये सेग्रीगेशन का जो कहा कि सेग्रीगेट करना है अलग से, फिर उसकी स्टोरेज का रहता है कि कहाँ सेग्रीगेट तो कर दिया, कहाँ स्टोर करना है। अब स्टोर करके वहां तो पड़े नहीं रहने देना है जी। तो वहां से उन्होंने आगे से ट्रांसपोर्ट करना है जी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां लगी हुई हैं जी। अगर सिटी की बात करें तो सिटी में तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर गाड़ियों में ऑटोज हैं, टिपर्स हैं, ट्रक्स हैं या और गाड़ियां, और उसमें भी बाज़ाब्ता कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो कवर करके होना चाहिए कचरा पूरा। तो गांव में अगर जाएं तो गांव में हैंड कार्ट्स हैं, रेहड़ीज हैं, जी सर, अलग अलग तरीके से वहां से भी कलेक्शन होती है। जी। तो गांव वाले तो आजकल मुझे लगता है ज्यादा समझदार हो गया, उन्होंने पिट क्रिएट कर रखी होती है गांव के आसपास खुली जगहों पे। शहरों में तो इतनी जगह नहीं मिलती, इसके लिए तो डर्टिफाई करनी पड़ती है जी। तो वहां एक पिट जो साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से पिट बनाई जाती है जी। उस पिट में ये सारा जो है डाला जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। उसके बाद उसको कवर किया जाता है मिट्टी से, जो आगे पीछे मिट्टी जो पिट से निकाली गई है वो थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती है, डे बाय डे या वीकली डाली जाती है, जिससे कि वो बाहर एनवायरनमेंट को खराब ना करे, बदबू स्मेल ना आए या कोई डेवलपमेंट ना हो जाए उसमें, कीड़े वगैरह या जैसे माना कि चूहे का, तो ये चीजें उसको उसी तरह से डिस्पोज पिट को किया जाता है। लेकिन अब इसके भी और तरीके हैं, अब कई चीजें तो कंबस्टिबल हैं जिसको आग लगा के भी खत्म किया जा सकता है जी। जैसे पत्ते हो गए, एशीज हो गए, घरों में से कई बार चूल्हा जलाते हैं या होटलों में तंदूर वगैरह का इस्तेमाल, डेड एनिमल्स हो गए, हाँ डेड एनिमल्स के लिए तो अलग से मैम उसको जलाया नहीं जाता है। डेड एनिमल्स को क्या है कि एयर टाइट कंटेनर्स, मान लीजिए लिफाफा, मान लीजिए बोरी, मान लीजिए एयर टाइट रहे जिससे बदबू बाहर ना आए, और उसको दबाया जाता है जमीन के नीचे जी। क्योंकि उसको जमीन के, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है कि कोई डेड एनिमल की स्किन या बॉडी उसकी वहाँ पे डिकम्पोज होती रहे, वो चीलें वगैरह बदबू फैलती है, चीलें फिर ऊपर से, तो उस चीज़ को दबाने के लिए ज़मीन में दबाया जाता है इस चीज़ों को, एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको ज़मीन में दबा दिया जाता है जी, ताकि वो इन्फेक्शन वापस आगे ना जी। सर, जैसे कि इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, रिसाइकलिंग, कंपोजिटिंग, तो हम चाहेंगे कि आप इस पे थोड़ी सी वजाहत करें। जी मैम, कंपोजिटिंग तो एक तरह की टेक्निक है मैम, जो ऑर्गेनिक, जो खाद में तब्दील करना है आपको, किसी जो हमारे ऑर्गेनिक घरों से वेस्ट को खाद में उसमें कुछ मिक्स करके, पेस्टिसाइड्स या जो भी तरीका है, जो जिसकी ट्रेनिंग भी किसी उन्हें ले रखी होती है। लेकिन ये ज्यादातर वहां रहता है मैम यहाँ थोड़ी जिनके पास खुली जगह है जी। आप गांव की बात करें या शहर में भी जिनके पास थोड़ी खुली जगह है, अपने घरों में ही अगर वो खाद बनाना चाहे, लेकिन उसमें भी कुछ गिने चुने आइटम्स रहते होंगे। हाँ, वो उसी की वो खाद बनाते हैं, उसी को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। बाद में वही खाद द्वारा खेतों में या अपने पौधों में दोबारा वही डाली जाती है। रिसाइकलिंग सर, रिसाइकलिंग के लिए हम ये आपको बता दें, जैसे घरों में आपको रद्दी वाला आता है मैम, तो उसको हम देते हैं, एक तो रद्दी प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम कई बार प्लास्टिक की कैंस देते हैं जी, बॉटल देते हैं शीशे की, ग्लास की,
तो ये चीजें जो है रिसाइकल में दोबारा काम आती हैं जी। वो उनको ले जाता है, साफ सफाई करके दोबारा, जा तो कागज उसका दोबारा बनाया जाता है, ग्लासेस को साफ करके दोबारा यूज करने के लिए, बॉटल्स को किसी और पर्पज के लिए, सेम पर्पज के लिए नहीं तो और पर्पज के लिए। इसी तरह से प्लास्टिक के कैंस, तो उसको भी इसी तरह से वो अलग से यूज करते हैं, तो उसे हम रिसाइकलिंग में कहते हैं कि रिसाइकल हो गया। इवन इसमें कैंस भी आते हैं मैम, टिन्स आते हैं, कैंस जो ड्रिंक्स के लिए हम यूज करते हैं, तो ये बच्चे के बारे इसकी आइटम बना लेते हैं, आप खिलौने तैयार करते हैं या कोई स्टोर करने के लिए कोई आइटम तैयार कर लेते हैं, तो इसको भी हम रिसाइकलिंग ही बोलते हैं कि दोबारा काम आने के लिए जो वापस ये आ गए एनवायरनमेंट में, किसी शक्ल चेंज करके किसी और तरीके से पहुंचे। जी सर, क्या कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए हमें? हाँ जी मैम, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो भी इन चीज़ों के साथ डील कर रहा है, जो भी वर्कर या जो भी उस साइट पे मौजूद रहता है, जो कलेक्ट करता है और उसको डिस्पोजल के लिए ले जाता है, सबसे पहले तो उसको अपने हाथों में ग्लव्स, ये घुटने जो जूते आते हैं रबड़ के घुटनों तक, उसके साथ साथ फेस मास्क, क्योंकि कभी धुआं कभी आग भी लगी होती है वहाँ पे, यहाँ पे आपका जो कंबस्टिबल जो मैंने कहा, उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहने के लिए, अदरवाइज पोल्यूशन से उनको बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, बीमारियां तो लोगे भी, लेकिन ये सबसे पहले प्रोटेक्टिव मेजर इनका जो इनके साथ प्रोटेक्टिव मेजर्स जी। सर हम देखते हैं कि आए दिन डालसा जो है, डालसा काम कर रही है डिफरेंट एजेंसीज के साथ, जैसे कि हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनमें डालसा पूरा ताउन दे रही है अपना, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका एक क्या मतलब कोर्ट्स के अंदर जहां लिटिगेंट्स का आना जाना रहता है इतना सारा, क्या वहां हमारे कोर्ट्स के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं लिटिगेंट्स को भी समझाने के लिए, स्किट की सूरत में या किसी और सूरत में? जी बिल्कुल, मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा, वहां से स्टार्ट हुआ जब से गवर्नमेंट ने 2014 में इसको लागू किया, जिसका नाम रखा स्वच्छ भारत अभियान जी। उसमें उसने गवर्नमेंट एजेंसी सारी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, इवन कोर्ट्स तो ऑलरेडी थे, कोर्ट्स ने तो कई बार कई ऑर्डर्स दिए हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसमें ये उन्होंने टेकअप किया इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये सारी चीजें शुरू हुई, उसके बाद ये जल शक्ति का जो आपको पता है नेशनल मिशन चला इसके लिए, गोवर्धन एक चला प्रोग्राम इसके लिए, फिर एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी की तरफ, ये सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने तो चलाए। उसके बाद कोर्टों ने इसको अडॉप्ट भी किया है जी। कोर्ट्स ने इसको फर्दर लेके जाके इवन डलसा जो हमारे लिए सेक्रेटरीज जो लोगों को लीगल हेल्प के लिए, आर्टिकल 21 का जिक्र आता है कई बार कि 42 अमेंडमेंट पे ये सारा डलसा जो इन्वॉल्व हो गई, तो बराबर सभी को इंसाफ देने, लेकिन इन चीजों में भी उन्होंने कहा कि जो आम बेसिक फंडामेंटल राइट है उसकी तरह ही इसको ट्रीट किया जाए कि सफाई जो है सभी आम पब्लिक किसी का भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो। हाँ, उसीलिए उन्होंने कोर्टों में सबसे पहले कोर्टों से ही स्टार्ट किया, कोर्टों में ही लीगल वॉलंटियर्स आ गए, और कोर्टों में भी कई बार प्रोग्राम होता है हमारा, ओपन डिबेट्स होती हैं, अवेयरनेस है, इवन जजिस चेयर से उतर के चेयरमैन साहब हमारे कई बार उसमें लेक्चर और कानून बताते हैं जी। और इवन हमने एडवोकेट्स को इन्वॉल्व कर रखा है जी। हमारे साथ लीगल रिटेनर लायर्स हैं, ये सारे अवेयरनेस के लिए भी जाते हैं, लोगों की कानूनी मदद तो करते ही हैं, एक काम तो ये अपना ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वाली ड्यूटी भी जो लोगों की तरफ है, उनका सोसाइटी की तरफ है, इसको भी पूरी तरह वो निभाते हैं जी। सर हम देखते हैं कि अक्सर कुछ कोर्ट्स में जहां हम बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें ये सारा कुछ जो है ये कैसे मैनेज करना चाहिए, वहीं हम अपने ही कोर्ट्स में कहीं कुछ चूक भी देखते हैं, तो वो चीजें कैसे नजरअंदाज होती हैं सर? ऐसा है कि मैम अब गवर्नमेंट है, ज्यादातर तो जो कोर्ट्स भी हैं वो डिपेंड हैं गवर्नमेंट पे जी। चाहे आप सफाई वाले से लेके कोई भी अगर आगे भी आपको जरूरत है तो आपको गवर्नमेंट से हेल्प लेनी है, उसके बावजूद जो अपने लेवल पे हमने अपॉइंट किए हैं कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट्स बहुत ज़्यादा अब तो बढ़ गई हैं, ज़्यादातर बड़े कम बंदे अपॉइंट हुए होते हैं, सबसे पहले तो मैन पावर की प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके बावजूद म्यूनसिपैलिटी जो लोकल हमारी रहते हैं वो पूरी हेल्प करती है हमारी, लेकिन अब पब्लिक का जो कहते हैं ना आना जाना जो है बहुत ज़्यादा है कोर्टों में, तो अब तो सर जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना हो तो सर वहां सेटअप भी तो वैसा ही क्रिएट किया जाता है सर जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो करती है, इवन कोर्ट्स में भी सभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और अच्छी सफाई का रहे, और काफी हद तक कामयाब भी हैं हम जी। सर आपका एक अपना एक्सपीरियंस एज डालसा सेक्रेटरी या एज जुडिशियल ऑफिसर, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारी प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं ऐसे ही मैटर्स में जैसे हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हम चाहेंगे आप वो शेयर करें हमसे सर। जी मैम,
तो ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैम ये जब कानून आया था तो इवन हम लोगों को भी इतना इसकी तरफ नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने डलसा सेक्रेटरी ज्वाइन किया तो हमें इसके बारे में पता लगना शुरू हो गया कि इसके लिए ये सजा है, अगर कोई करता है ये फाइन है, और ये इस तरह से मैनेज भी करना है जी। उसके लिए अभी जैसे हमारे आसपास की बिल्डिंगें जब हमारे घरों के आसपास भी बनती हैं तो बाकी वेस्टेज तो आपने देखा है सॉलिड वेस्ट में, लेकिन आपको मैं बताऊं कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है जी, जिसमें डेबरीज काफी ज्यादा ढेर लगे होते हैं जी, काफी आपको सड़कों पे नजर आते हैं। बिल्कुल, गलियां आपकी रोक दी जाती हैं जब आप जा रहे हैं घरों में, तक पड़ोसी ने या किसी ने भी काम लगाया और वो मैनेज नहीं कर रहा है उसको जी। तो इस कानून के आने के बाद हमें अच्छी तरह आइडिया है कि कहाँ और किसको डायरेक्शन देनी है, कहाँ किसको रिक्वेस्ट करनी है, तो ये कम से कम जो ऑन जो ग्राउंड है ये इसको लागू करवाना है। सर आपके कहने का मतलब है अगर कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहा है तो वैसी सूरत में उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहां के सेक्रेटरी साहब से राब्ता करना चाहिए। इवन सेक्रेटरी से तो राब्ता करें, मैं तो कहता हूं कि इवन वहां पे कोई सिटिंग जज है जो हमारे जैसे मुंसिपल लेवल है वो भी तहसील लीगल वहां चेयरमैन है उसका, मान लीजिए जैसे मैं अभी सेक्रेटरी हूं तो मैं पुलवामा में ज्यादातर बैठता हूं, लेकिन आगे पीछे जितनी भी तहसीलें हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उन तहसीलों के जो मुंसिफ्स हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो उस तहसील के चेयरमैन हैं जी, लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। तो ये ऐसा नहीं कोई सोचे कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पास जाना है तो पुलवामा जाना पड़ेगा इतने किलोमीटर दूर। नो, आपका वहां का जो लोकल कंसर्न मुंसिफ है आप उसके पास लीजिए, वो हमारी तहसील सर्विस कमेटी का चेयरमैन है जी। सर क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा रहता है, जैसे ये एक नया कानून है, इसमें अक्सर देखा गया है कि आगे लोग उतनी बढ़ चढ़कर आगे नहीं आ रहे क्योंकि लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर रोड पे है तो वो भी एक न्यूसेंस है और उसके लिए आगे आ सकते हैं लोग। सर क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है, मतलब क्या सेक्रेटरी साहिबान हमारे कोई डेटा इसका पूरा कलेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे ये काम हुआ है और वो बाज़ाब्ता मैनेज होता है और वो आगे फिर फॉरवर्ड भी होता है? हमारे पास रेडली तो अवेलेबल नहीं रहता है जी, नहीं मैं डिस्पोज ऑफ की बात कर रही हूँ सर, जो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं ऐसी ग्रीवियंसेस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये हमारे लिए तो रजिस्टर्ड मेंटेन होता है, इवन एवरी तहसील की जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे तो रहता है, इवन हमारे जो पीएलबी जो इसके साथ डील कर रहे हैं उनके पास पर्सनल रजिस्टर भी रहता है, उसमें भी जो इस तरह की कोई एप्लीकेशन या उनके पास इस तरह की चीजें आई हैं और उसको किस तरह से ट्रीट किया गया और किस पोजीशन पे है इस वक्त, क्या उसका एक्शन हुआ, क्या उसका फर्दर डिस्पोजल हुआ है, ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल रहता है जी। सर हम देखते हैं आए दिन कहीं हम रोड पे सफ़र कर रहे हैं या कभी नेशनल हाईवे है, हम देखते हैं वहाँ कोई डेड एनिमल पड़ा होता है या कहीं किसी मोहल्ले में पड़ा होता है और वो डेड एनिमल मतलब पहले ही पता है कि 2 दिन में या 1 दिन में स्मेल आना स्टार्ट नहीं होता है, जब डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है तो तभी स्मेल फैलना स्टार्ट होता है। तो वैसी सूरत में अगर ये न्यूसेंस क्रिएट होती है और डिपार्टमेंट इसमें चुपचाप रहता है तो वैसी सूरत में हमें कहाँ कोई शिकायत उस डिपार्टमेंट की दर्ज करनी है? हमारे पास सेक्रेटरीज के पास आई है, डलसा में आई है, डलसा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास आई है, इमीडिएटली एक्शन करवाया जाएगा, करवाया जाता भी है। वैसे अभी तो मेरी नॉलेज में यहाँ तो कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन आई नहीं, लेकिन अगर आएगी लेकिन सर हम देखते हैं ना अक्सर ऐसा होता है मोहल्ले में पड़ा होता है कोई गंदा। मुझे लगता है मैम ये अब थोड़ा पास की बातें रही ऐसी चीजें जी, लेकिन इन दिनों जब से ये अवेयरनेस और जब से गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, इवन हमारे पीएम साहब इसमें इन्होंने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई एक्शन ना हुआ हो इतनी जल्दी जी। सर क्या रहता है हमारे पीएलवीज को ट्रेन करने का, जैसे कि इस कानून के तहत उनको कैसे ट्रेन किया जाता है? ज़्यादातर तो हम वर्कशॉप लगाते हैं। वर्कशॉप का कहना है कि जैसे आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसी तरह से हम सभी पीएलवीज को इकट्ठा करके उनको एक ट्रेनिंग या अवेयरनेस के लिए तैयार किया जाता है, कानून बताया जाता है, उसके बाद हमारा क्या रोल है इसमें और इसका डिस्पोजल का क्या है। अच्छा, इवन मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारा जो इंदौर है, इंदौर सिटी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो वहाँ से तो हम कई बार तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ उन्होंने क्या क्या प्लांट लगाए हुए हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सी एग्जाम्पल से उन्हें अवेयर किया जाता है, जो आगे जाके वो फिर अवेयर करते हैं। सर इस एक्ट को बनाने का जो अगर देखा जाए मतलब इस पे हमारे एनवायरनमेंट पे कितना इसका असर है और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को साफ और शफाफ बना सकते हैं? इसका तो अभी तो 8 साल से ऊपर हो गए, नवा साल चल रहा है ये पर्टिकुलर ये स्वच्छ भारत अभियान चलाने से, तो इसका असर अभी आस्ता आस्ता शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं।
जी। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए जैसे अभी प्लांट्स लगने हैं कई जगह पे जी जिसको सर, जिसको हम कहें कि मतलब ये एक्ट तो फुल फ्लेज बना है और बताया भी गया है इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या सर इसको अमली जामा हर स्टेट हर यूटी में पहनाया गया है? मैं तो बाकियों का तो मैंने एक इंदौर की एग्जांपल दी, लेकिन ये है कि हमारी स्टेट में काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया गया है। नए प्लांट्स भी लग रहे हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं कुछ प्रोग्राम्स जी जो आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। जी सर, अभी एक बात जो मेरे जहन में आ रही है कि हमने जैसे कि आपने इसमें स्टेप वाइज बताई थी चीज़ें, इसमें हमारा एक ऐसे ही एक जगह थी जो कि अडॉप्ट की गई थी और वहाँ ये सारी चीज़ें जो है डिस्पोज ऑफ की जाती थी। तो सर क्या इसमें एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ों का बयान किया गया है कि जो ये डिकम्पोज करने की जगह होगी, जो ये मास डिकम्पोजिशन जहाँ पे होगा, वो एक बस्ती से, एक रिहायशी बस्ती से कितना दूर होगी या कुछ? क्योंकि सर आपको भी याद होगा रिसेंटली एक ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर एरिया जिसको अडॉप्ट किया गया था डिकम्पोजिशन के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा एहतिजाज किया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी ये प्ली डाली थी हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने कि हमें जी इस पूरी बदबू से हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, खिड़कियां नहीं खोल सकते हैं। तो क्या सर इस चीज को मद्देनजर रख के ये जो डिकम्पोजिशन है वो की जाती है? जी बिल्कुल मैम, ये सबसे पहले तो उस एरिया के जो ऑफिसर्स हैं जो इससे डील करते हैं जी वो सर्वे करते हैं, साइटिंग देखते हैं कहाँ साइट रहेगी। उसके साथ साथ वो कुछ एनजीओज को और कुछ लोकल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं जी। इवन वो हमारे अगर डलसा को भी इन्वॉल्व करें तो वैसे तो मैं डोडा में था तो उन्होंने डलसा को भी इन्वॉल्व करके शहर से कम 4-5 किलोमीटर दूर जो साइट थी वहां रखी थी, या वो डाउन हिल की तरफ, जिससे कोई अगर पानी की लीकेज भी हो जाए उसमें गंदगा पानी तो वो नीचे चला जाए, तो वहां उन्होंने उसको स्टार्ट किया था। आगे पीछे उन्होंने 4 दीवारी कर रखी थी, लोगों का उस साइड जाना मना था। स्पेशल उन्होंने वहां पे ड्यूटी लगा यानी सर ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। बिल्कुल मैम। जी सर, आपका एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए और हमारे प्रोग्राम के जरिए। जी मैम, मैं तो कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहें, हम लोगों को बुलाते रहें, लेकिन मैं आवाम को भी कहूँगा कि अभी आपको हमने जो कानून बताया है कि ये तभी लागू होगा जब आवाम अवेयर होगी इस बात में से। आप लोग हमारे पास आएंगे, हमें चाहे एप्लीकेशन के थ्रू, टेलीफोनिकली या किसी तरीके से भी आप इन्वॉल्व करें और इन्फॉर्म करें। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो इलाका, आपका शहर साफ रहे, साफ सुथरा रहे। बस ये मेरा मैसेज है। सर आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने जानकारी आप तक पहुंचाई, उम्मीद करते हैं कि आप इस पे पूरा एक्ट करेंगे और अपने माहौल को साफ रखेंगे। और कहीं भी अगर किसी को भी कोई भी ग्रीवियंस होती है तो अपने नज़दीकी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं, वहां आप अपनी दरखास्त डालेंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका अजाला करेंगे। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपके सामने फिर आएंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।